सोमपुर एक छोटा सा गांव था। उस गांव में गोपी नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी गीता के साथ रहता था। गोपी और गीता दोनों बड़े ही मेहनती और दयालु थे। वे खुद गरीब होते हुए भी दूसरों की मदद करने से कभी पीछे नहीं हटते थे। एक दिन गोपी अपने बैलों को लेकर खेत जोतने के लिए जा रहा था कि तभी बंसी किसान को उसके खेत में परेशान बैठे देखता है। अरे बंसी, ऐसे उदास क्यों बैठे हो भाई? क्या बताऊं गोपी भैया, मेरे पास बैल नहीं है और खेत जोतने का समय आ गया है। लगता है इस बार मैं फसल नहीं बो पाऊंगा। देख बंसी, अगर यही बात है तो मेरे ये बैल ले लो और अपने खेत की जुताई करो। पर तुम्हें अपने खेत भी तो जोतने होंगे। हाँ, जोतने तो हैं, पर पहले तुम जोत लो। ये कहकर गोपी अपने बैल बंसी को दे देता है और बंसी के खेत जोत लेने के कुछ दिन बाद अपने खेत जोतने की सोचता है। गीता, मैं खेत जोतने जा रहा हूँ। तुम दोपहर होने से पहले खाना लेकर खेत पर आ जाना। ठीक है जी, आप जाकर खेत जोतिए, मैं खाना लेकर आ जाऊंगी। गीता गर्भवती थी, इसीलिए धीरे धीरे घर के सब काम निपटाती है और फिर गोपी के लिए खाना लेकर खेत की तरफ चल पड़ती है। पर रास्ते में जैसे ही वह गांव के मंदिर के सामने से गुजरती है तो उसे एक बुढ़िया मिलती है जो उससे कहती है, बेटी, बहुत भूखी हूँ, खाना खिला देगी क्या? गीता खाने की बात सुनकर कुछ असमंजस में पड़ जाती है और सोचती है, अगर खाना इस बुढ़िया को खिला दिया तो वह क्या खाएंगे? इस हाल में घर जाकर चूल्हा फूंकने की हिम्मत भी तो नहीं है। ऊपर से कितनी धूप पड़ रही है। गीता यह सोच ही रही होती है कि तभी उसे एक अजीब सा भ्रम होता है। उसे लगता है कि उसकी कोख में बच्ची पल रही है और वह उससे कुछ कह रही है। माँ, ओ माँ, दादी माँ को खाना खिला दो। ये दादी माँ बहुत भूखी हैं, इन्हें खाना खिला दो माँ। गीता जैसे ही यह आवाज सुनती है, खाना तुरंत बुढ़िया को दे देती है। बुढ़िया खाने की पोटली खोलकर आधा खाना खाती है और आधा खाना छोड़ देती है। यह देख गीता कहती है, खाना पेट भरकर खा लीजिए ना माँ जी। बस मेरा पेट तो इतने में ही भर गया बेटी। तू जिसके लिए खाना ले जा रही है, यह आधा खाना उसे खिला देना। बुढ़िया के यह कहने पर गीता बचा हुआ खाना लेकर खेत पर आती है और फिर रास्ते में घटी घटना के बारे में गोपी को बताते हुए कहती है, यह लो, आज आधे खाने से ही काम चला लो। ऐसा कहकर गीता जैसे ही खाने की पोटली खोलती है तो हैरान ही रह जाती है। पोटली में तो सारा खाना वैसे ही रखा था जैसा वह घर से बनाकर लाई थी। यह क्या चमत्कार हुआ जी! मैंने आधा खाना उस बुढ़िया को खिला दिया और फिर भी खाना कम नहीं हुआ। ये जरूर देवी माँ का ही कोई चमत्कार है गीता। देखना, उनकी कृपा से हमारे घर में दिव्य कन्या जन्म लेगी। मुझे भी यही लगता है जी। आज तो देवी माँ ने ही दर्शन दिए थे। हे देवी माँ, हमें बेटी ही देना। कुछ दिन बाद गोपी के घर सचमुच एक कन्या का जन्म होता है। गोपी और गीता बेटी को पाकर फूले नहीं समाते। वे अपनी बेटी का नाम वैष्णवी रखते हैं। समय बीतता जाता है और वैष्णवी कुछ बड़ी हो जाती है। एक दिन गोपी घर में चावल का भंडारण कर रहा होता है तो वैष्णवी एक छोटा सा मटका लेकर उसमें चावल भरने रखती है। यह देख गोपी कहता है, वैष्णवी बेटी, तुम ये क्या कर रही हो? देखते नहीं बापू, मैं इस मटके में चावल भर रही हूँ। पर तू इस मटके में चावल भर क्यों रही है वैष्णवी? माँ, मैं इस मटके में रखे चावल से गांव की दावत करूंगी। यह सुनकर गोपी और गीता दोनों हंसने लगते हैं। ठीक है, रख ले। पर इतने से चावल में तू सारे गांव को दावत कैसे दे पाएगी वैष्णवी? इनसे एक बार नहीं, कई बार दावत हो जाएगी माँ। गोपी और गीता वैष्णवी की इस बात को उसका बचपना समझकर भूल जाते हैं और फिर जैसे ही अगली फसल बोने का समय आता है, धरती सूख जाती है। आसमान में बारिश नहीं होती। पूरा गांव सूखे की चपेट में आ जाता है। गीता, गांव में अकाल की स्थिति पैदा हो गई है।
लगता है इस बार बारिश नहीं होने वाली। ऐसे तो भूखे मरने की नौबत आ जाएगी जी। हाँ, आ तो जाएगी, पर हम कर भी क्या सकते हैं। धीरे धीरे गांव पूरी तरह से सूखे की चपेट में आ जाता है। लोग भोजन और पानी के लिए तरसने लगते हैं। एक दिन गोपी और गीता खेत में जाते हैं तो देर शाम तक घर नहीं लौटते। इधर वैष्णवी को जोर की भूख लगाती है और वह सोचती है, माँ और बापू तो अभी तक घर नहीं लौटे और मुझे जोर की भूख लगी है। पर वे आएंगे तो उन्हें भी भूख लगी होगी ना। क्यों ना मैं सबके लिए खाना बना दूँ। यह कहकर वैष्णवी अपनी माँ की तरह चूल्हा जलाकर उस पर खाना बनाने लगती है। और तभी गोपी और गीता घर लौट आते हैं। वे वैष्णवी को खाना बनाते देख हैरान रह जाते हैं। गीता हैरानी से पूछती है, अरे यह क्या कर रही हो वैष्णवी? तो वैष्णवी ने कहा, माँ, मैंने हम सबके लिए खाना बनाया है। पर इतने से खाने में क्या हमारा पेट भरेगा? भरेगा बापू, आप दोनों बैठिए, मैं खाना लगाती हूँ। वैष्णवी उन दोनों के सामने थालियां रख उनमें एक एक चमचा चावल डाल देती है। यह देख गोपी हंसने लगता है और कहता है, हमारी वैष्णवी भी कितनी भोली है गीता। भला इतने से चावल से क्या हमारा पेट भर पाएगा? पेट भरे न भरे, आप बच्ची का मन रखने के लिए ही खा लीजिए। यह कहकर वे दोनों चावल खाने लगते हैं। उनको चावल बड़े स्वादिष्ट लगते हैं। वे चावल खाते जाते हैं, पर चावल खत्म ही नहीं होते। यह देख गोपी हैरान रह जाता है और कहता है, अरे गीता, ये क्या? हम खाए जा रहे हैं और चावल खत्म ही नहीं हो रहे। उस दिन आपने ही तो कहा था कि हमारे घर दिव्य कन्या जन्म लेगी। शायद देवी माँ की कृपा से आपकी बात सच हुई है जी। इस तरह गोपी और गीता समझ जाते हैं कि उनकी बेटी कोई साधारण कन्या न होकर कोई दिव्य कन्या है और उस पर देवी माँ की खास कृपा है। कुछ ही दिनों में गांव के सब किसानों में घर रखा अनाज खत्म हो जाता है और लोग भूखे मरने लगते हैं। अरे गोपी, तेरे घर कुछ अनाज बचा हो तो थोड़ा दे दे भाई, वरना यह काल मेरे परिवार का काल बन जाएगा। काका, घबराइए मत, मेरे होते गांव में कोई भी भूख से नहीं मरेगा। यह कहकर गोपी अपने घर चला आता है और घर आकर गीता से कहता है, गीता, गांव के लोग भूख से मरने लगे हैं। पर हमारे पास भी थोड़ा सा अनाज ही बचा है जी। अरे वो तो ठीक है, पर हमारी वैष्णवी के हाथ में तो जादू है ना। वो अपने हाथ से खाना बनाकर गांव वालों को खिलाए तो मुट्ठी भर अनाज में सारे गांव का पेट भर सकता है ना। ओह, ये तो मैं भूल ही गई थी। वैष्णवी ने तो दावत के लिए चावल का मटका भरकर पहले ही रख दिया था। आप जल्दी से सब गांव वालों को वैष्णवी की तरफ से दावत का न्योता दे आइए जी। फिर गोपी सब गांव वालों को न्योता दे आता है और वैष्णवी अपने मटके से थोड़े से चावल लेकर सब गांव वालों को दावत देती है। लोग दावत खाते जाते हैं, पर खाना खत्म नहीं होता। सबको पेट भर खाना मिलता है तो सब गोपी की बड़ाई करने लगते हैं। भगवान तुम्हारा भला करे गोपी, तूने पूरे गांव को दावत देकर सबको खाना खिला दिया। इसमें मेरा कोई रोल नहीं है भाइयों। ये दावत मेरी बेटी वैष्णवी की तरफ से है और कृपा देवी माँ की है। यह कहकर गोपी वैष्णवी के बारे में गांव वालों को सारी सच्चाई बता देता है और तभी वैष्णवी गांव वालों से कहती है, देवी माँ की कृपा से यह दावत तब तक चलेगी जब तक कि गांव में बारिश ना हो जाए। पर गांव में बारिश कब होगी बेटी? देवी माँ की कृपा से जल्दी ही बारिश हो जाएगी। जब तक आप सबको रोज मेरी दावत मिलती रहेगी। यह सुनकर गांव वाले बहुत खुश होते हैं। फिर कुछ दिन बाद गांव में बारिश हो जाती है और गांव वालों की देवी माँ में आस्था बढ़ जाती है। साथ ही वे भी गोपी के परिवार की तरह एक दूसरे की मदद करने का प्रण कर लेते हैं। इससे गांव और भी खुशहाल बन जाता है। कई बार इंसान अपनी पहचान अपने गांव या शहर से बनाता है, लेकिन अनोखे लाल एक ऐसा शख्स था
जहां गांव को अनोखे लाल के नाम से जाना जाता था, जहां बस और रिक्शे वाले सवारी से पूछते थे कि कहाँ जाना है, सवारी कहती बस वहीं अनोखे लाल के गांव में उतार देना। हाँ, ऐसा ही था अनोखे लाल। उसके कारनामे दुनिया से अलग होते थे, इसीलिए वह अनोखा था। अनोखे की पत्नी छाया अंदर से चिल्लाती हुई बाहर आई और बोली, अब ये क्या करने लगे तुम? अरे देख नहीं रही, पानी में पकौड़ियाँ तल रहा हूँ। तुम भी ना जानबूझकर उल्टे सीधे सवाल करती हो। हाँ, मैं तो उल्टे सवाल करती हूँ। कह दो ना कि मेरी खोपड़ी ही उल्टी है, या कह दो कि उल्टी खोपड़ी वालों ने मुझे आपके पल्ले बांध दिया। हाँ। तुम्हारी यही अदा तो मारे डालती है। एक बात कही नहीं कि फिर तो वो सुनाती हो कि दिल करता है कलेजा ही निकाल दूं। तो मैंने क्या गलत पूछा? खौलते पानी में पकौड़ियाँ डालते देखा तो पूछ लिया। तो मैंने भी यही कहा कि पानी में पकौड़ियाँ तल रहा हूँ। जरा चक्कर बताओ ना कैसी बनी है। सच में बहुत ही स्वादिष्ट हैं। इसीलिए तो ये गांव तुम्हारे नाम से प्रसिद्ध है। लेकिन पानी में पकौड़ी, ये ख्याल कैसे दिमाग में आया? थोड़ा दिमाग लगाया ना, तो महंगे तेल की जरूरत और ना सेहत के साथ खिलवाड़, और एकदम पौष्टिक। अनोखे लाल को हमेशा कुछ अलग करने की तलब रहती थी। वैसे तो वह ठेले पर हलवा पराठा बनाकर बेचता था, जिसको ग्राहक बड़े चाव से खाते थे। एक दिन अनोखे लाल रात में सोया हुआ था, तभी बाहर से राजू ने आवाज दी, अनोखे, जल्दी दरवाजा खोलो, गांव में चोर घुस आए हैं। कोई तरकीब निकालो कि वो पकड़े जाए। अनोखे ने दरवाजा खोलकर कहा, अपनी जान जोखिम में डाल सकते हो। कैसा जोखिम? आओ मेरे साथ, चोरों के पास चलते हैं। चोरों के पास? ना बाबा ना, मुझे कुछ हो गया तो। अच्छा, मेरे आगे पीछे तो जैसे कोई है ही नहीं। चलो भी यार, तुम्हारे साथ अनोखे लाल है, फिर चिंता की क्या बात। अनोखे लाल राजू के साथ वहां एक दीवार के पीछे छिपकर खड़ा हो गया, जहां से चोरों को निकलकर जाना था। अनोखे ने राजू से कहा, अरे सुन राजू, क्या तुझे पता है कि अनोखे के भंडार घर में 1 किलो सोना और 5 किलो चांदी रखी है? हाँ, मुझे पता है। अरे मैं भी कितनी जोर से बोल रहा हूँ। अरे कहीं कोई सुन ना ले। चल तो कल रात अनोखे के घर में चोरी करते हैं। हाँ ठीक है, जैसा तुम कहो। उनकी बातें सुनकर चोर अनोखे के घर में चोरी करने दौड़ पड़े। पीछे से अनोखे भी पहुंच गया। वो चोर भंडार घर में माल ढूंढ ही रहे थे कि अनोखे ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया और पुलिस बुला ली। चोर पकड़े गए और गांव में अनोखे की बहादुरी की तारीफ होने लगी। अनोखे ऐसे ही काम करता था। एक दिन छाया ने कहा, ये चोर उचक्कों को पकड़ने के अलावा कुछ और भी सोच लिया करो। तुम्हें सोचता तो हूँ भगवान, तुम्हारे सिवा और क्या सोचूं, तुम ही बता दो। ऐसी बातें तो तुमसे खूब करा लो। जानते हो, चारू की 2 महीने की फीस नहीं गई और डुग्गू का भी क्रिकेट एकेडमी में दाखिला होना है। रसोई में सिलेंडर भी खत्म हो गया है। ऊपर से कल मेरी बहन अनीता भी आ रही है। ये क्यों नहीं कहती मेरी साली आ रही है, वो आए घर हमारे। खुदा की फितरत। जब देखो मस्ती छाई रहती है, जरा भी चिंता नहीं। घर में एक भी टका नहीं है। वो 4 साल बाद मेरे घर आएंगे, क्या खिलाऊं, क्या करूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। हंसी मजाक एक तरफ, परेशान तो अनोखे भी था। उसका काम मंदा चल रहा था। आजकल के बच्चे मीठा और तला हुआ बहुत कम खाते हैं, इसलिए ये काम बंद करके वह कुछ नया करने की जुगत लगा रहा था। लेकिन ये क्या हुआ? अनीता कल आने वाली थी, वह तो एक दिन पहले ही आ गई। छाया ने कहा, तुम तो आज आ गई, कम से कम बताना तो चाहिए था। सुनो जी, जरा उधर तो चलना। बोलो, क्या बात है? क्या करूं अब, शादी के बाद पहली बार पति के साथ आई है। रसोई में सिलेंडर खत्म है, रसोई के डिब्बे भी हड़ताल पर बैठे हैं। कब से कह रही हूं कि कुछ और काम देख लो, मगर फुर्सत कहाँ। बस गांव में खुद को अनोखा साबित करना ही तुम्हारा उद्देश्य है। अब अनीता और उसके पति के सामने क्या इज्जत रह जाएगी हमारी। तुम तो अपने रिश्तेदारों के लिए मेरे सिर पर बैठने को उतारू हो जाती हो। रुको जरा, मैं सिलेंडर का इंतजाम करता हूँ। और वो राशन वाले चावल है ना, उन्हें भिगो दो
आज अनोखे अपनी साली को कुछ गजब ही खिलाएगा। वह सिलेंडर लेने पहुंचा तो वितरण का समय खत्म हो गया और वह बिना सिलेंडर लिए वापस घर आ गया। मोहल्ले पड़ोस में अधिकतर मिट्टी के चूल्हे जलते थे, इसलिए वहां से भी इंतजाम नहीं हो सका। घर आकर अनोखे ने छाया से कहा, आज अपनी साली को अपने हाथ का बना डोसा खिलाता हूँ। दाल तो है, जरा तुम चूल्हे पर सांभर पका लो। बारिश के दिनों में चूल्हा? लगता है गैस नहीं मिली। सांबर तो ठीक है, लेकिन चूल्हे पर डोसा कैसे बनाओगे? धुएं से हालत खराब हो जाएगी। अरे वाह, डोसा! मुझे तो डोसा बहुत पसंद है। डोसा एक तरफ और 5 स्टार होटल का खाना एक तरफ। मैं तो अपने अनोखे जीजा जी के हाथ का डोसा ही खाऊंगी। छाया ने राहत की सांस ली कि कम से कम उसकी बहन ये तो नहीं कहेगी कि बड़ी बहन ने डोसा खिलाकर रफा दफा कर दिया। अनोखे ने सोच समझकर अपना दिमाग चलाया और इस्त्री गर्म होने के लिए रख दी। छाया चूल्हे पर सांभर बना चुकी थी। तब तक अनोखे ने डोसे का सामान तैयार कर लिया। अनीता ने पूछा, जीजा जी, ये इस्त्री का क्या करोगे? तुम्हारे लिए डोसा बनाऊंगा। इस्त्री पर डोसा? हाँ, स्त्री पर डोसा। अरे मेरी साली स्पेशल है तो उसके लिए डोसा भी स्पेशल ही बनेगा। अब अनोखे इस्त्री पर डोसा बनाता गया और सब लोग खाते गए। अनीता और उसके पति ने इस्त्री के डोसा की जमकर तारीफ की। अनीता बोली, जीजा जी, ऐसा डोसा तो हमने जिंदगी में कभी नहीं खाया। हाँ, अरे खाया कैसे होगा जब आज तक किसी ने मेरे सिवा बनाया ही नहीं। शाम तक वो दोनों वापस चले गए। छाया ने कहा, मैं तो कहती हूँ कि यह हलवा पराठा छोड़ इस्त्री पर डोसा ही बनाकर बेचना शुरू कर दो। हाँ, लागत कम और स्वाद ज़्यादा। वैसे भी घर में राशन के चावल तो हर महीने आ ही जाते हैं। लगता है मेरे साथ रहकर तुम्हारे दिमाग का सिस्टम भी तेज चलने लगा है। आखिर अनोखी की बीवी हो। रहने दो, इतना दिमाग है मुझ में। अब मेरी छोड़ो और इस्त्री डोसा के काम में ध्यान दो। हाँ, वही सोच रहा हूँ। बाकी सामान की तो ज़रूरत नहीं है, वो घर में इस्तेमाल कर लेना। लेकिन अभी सूजी बहुत बची है, पहले इस सूजी का ही डोसा बनाता हूँ। ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी और डोसा खास्ता भी बनेगा। अगले दिन अनोखे ने अपना इस्त्री डोसे का सामान जमा लिया। सांभर और चटनी वह घर से बना कर ले आया था। उधर से गुजरते हुए लोगों ने पूछा, अरे भाई अनोखे, ये क्या कर रहे हो आज? ये स्त्री उल्टी क्यों रखी हुई है आज ठेले पर? लगता है फिर कुछ नया करने वाले हो। हाँ भाई, आज स्त्री डोसा बना रहा हूँ। बहुत समय हो गया, ग्राहक मीठे से ऊब गए हैं, इसलिए आज कुछ तीखा शुरू किया है। आओ तुम भी खाओ, और स्वाद लगे तो ये खबर गांव में आग की तरह फैला दो कि अनोखे ने सड़क पर स्त्री डोसा का काम शुरू किया है। उन लोगों ने खाया तो बस खाते ही चले गए और बहुत तारीफ भी करी। शाम तक आसपास के गांवों में ये खबर फैल गई। वैसे भी उसने ठेला वहां लगाया जहां सड़क पर बस और रिक्शों से सवारी उतरती थी। आते जाते लोग, सभी लोग इस्त्री डोसा खाने लगे और वह सड़क इस्त्री डोसा बनाने वाले के नाम से मशहूर हो गया।